हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन सलूजा। वेलकम्स यू ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टीएन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो 12th का एग्जाम देने के बाद कंफ्यूज हैं कि CUET क्या है, CUCET में क्या डिफरेंस है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेट्स स्टार्ट टू योर ड्रीम। स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये आपको अपने सपनों तक पहुँचाएगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे टीएन अकेडमी की। टीएन अकेडमी एक ऐसी संस्थान जो वर्षों से जानी जाती है किसके लिए? अपने उचित परिणाम के लिए। स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ सपने देखने हैं, पूरे कौन करेगा? हम करेंगे। स्टूडेंट्स, लेट्स सी। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट CUCET। स्टूडेंट, CUCET है क्या स्टूडेंट, या CUET है क्या? सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है स्टूडेंट के मन में कि कहीं पे तो उन्हें दिखाई देता है CUET और कहीं पे वो देखते हैं CUCET। तो इसका जो कंफ्यूजन है ना, वो सबसे बड़ा कारण यह है इस कंफ्यूजन का कि ज्यादातर बच्चों को यही समझ नहीं आता कि CUET है क्या। CUET को समझिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर ना जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, पहले कहा जाता था जब CUCET था उसमें ओनली 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, बाकी उसके साथ कनेक्टेड नहीं थी। लेकिन जैसे ही अभी ड्यू बना दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर पे कि जो एंट्रेंस होंगे उसी के बेस पे बच्चों को क्या किया जाएगा? एडमिशन लिया जाएगा। तो एजुकेशन का लेवल लिटिल बिट बिल्डअप करने के लिए, क्यों करने के लिए? क्योंकि इंडिया अब एक वर्ल्ड नंबर 1 कंटेंडर बनता जा रहा है, एक सुपर पावर बन रहा है। तो उसके लिए जो स्किल्ड पर्संस चाहिए, तो उनकी क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए एजुकेशन सेक्टर को अपग्रेड किया जा रहा है। उसी के लिए लेके आए हैं क्या? CUET। अब इसको समझना है, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में क्या होगा? लगभग 53 यूनिवर्सिटीज होंगी। वो 53 यूनिवर्सिटीज कुड बी गवर्नमेंट, कुड बी डीम्ड, कुड बी प्राइवेट, जिनके थ्रू इस एंट्रेंस के बेस पे वो क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे कि स्टूडेंट इज एबल, कि वो इस योग्य है कि वो यूनिवर्सिटी में स्टडी कर सके, वो फर्दर स्टडी के लिए जा सके या नहीं जा सके। आगे समझते हैं इसको। यहां पे और ध्यान दीजिए, इसी CUET को पहले किस नाम से जाना जाता था? CUCET। फिर नाम क्यों चेंज किया गया स्टूडेंट्स? इसके अंदर सिर्फ 14 यूनिवर्सिटीज थी, लेकिन अभी जैसे ही NTA को ये UGC ने ये जिम्मेदारी दी कि आपको अब एक एग्जाम कंडक्ट करना है। NTA डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इंडिया की टेस्ट को एग्जाम्स को कंडक्ट करती है, उन्हें टेस्ट बनाती है, उसी के अंडर में ये सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं। स्टूडेंट्स, अब उन्होंने जब वो एग्जाम का पैटर्न सेट किया तो उसके लिए 53 यूनिवर्सिटीज ने एक्रेडिशन दे दिया, दैट्स वी आर रेडी, कि हम इसके अकॉर्डिंग एग्जाम को कंडक्ट करेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या किसके सामने आई? स्टूडेंट्स के सामने। वो स्टूडेंट्स जो अभी 12th के एग्जाम दे रहे हैं, 12th का एग्जाम देने से पहले उन्हें फॉर्म फिल करने हैं, इसलिए वो ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि हम एग्जाम दें और एग्जाम की तैयारी करें या उसके तुरंत बाद जो हमें एग्जाम फाइट करना है उसकी तैयारी करें। इन सभी का सॉल्यूशन हमारे पास है। स्टूडेंट्स, कैसे? लेट्स सी। सबसे पहले मैं बात करूंगा CUET के की पॉइंट्स की, आपको समझना क्या है। ये अपने आप में एक ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। अब इसको ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए होगा, हरियाणा के लिए, चाहे आप जम्मू कश्मीर में स्टडी कर रहे हो या कन्याकुमारी में स्टूडेंट, कहीं पे भी हो, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट के द्वारा कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी के एग्जाम्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस CUET के एग्जाम्स को गो थ्रू होना पड़ेगा। और इसको कंडक्ट कौन करेगा? NTA। आई टोल्ड यू विद इन 2 minutes ago that NTA इज अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच क्या करती है? जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है, चाहे वो UGC के जितने भी एग्जाम्स हो, इस UG के कोर्सेज में किया जाएगा और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। फिर कह रहा है जो एग्जाम होगा वो किस बेस पे होगा? कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो वन थिंग इज श्योर, ये एग्जाम ऑनलाइन होगा। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर बेस्ड का मतलब ही है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपको पेपर पेन नहीं दिया जाएगा। तीसरी पॉइंट, ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो किस तरीके से होंगे? MCQ बेस्ड होंगे। आप लोगों ने डेफिनेटली स्टडी किया होगा, आजकल तो स्कूल्स में भी प्रैक्टिस कराई जाती है MCQ बेस की क्या होती है, या आपने जो टर्म 1 का एग्जाम दिया था उसमें भी आपको देखा गया होगा कि MCQ एग्जाम्स किस तरीके से, बिल्कुल उसी पैटर्न पे इस एग्जाम्स को सेट किया गया है। इट विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेज। ये जो किया जाएगा ये कितनी लैंग्वेजेस में होगा? 13 लैंग्वेजेस में होगा। ये नहीं है कि सिर्फ हिंदी को प्रायोरिटी दी जाएगी या इंग्लिश को, नहीं। जो मेजर 13 लैंग्वेज हैं जहां पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, उन सभी एग्जाम्स को पढ़ाया जाएगा। इसमें क्या डाला गया है? हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली, ओडिया, आसमीज, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल और लास्ट में क्या है? उर्दू लैंग्वेज है।
तो ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस के साथ या मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो उस लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हैं उनके साथ क्या किया गया है, जस्टिस किया गया है। और मेन पर्पस क्या है उस जस्टिस का कि किसी भी बच्चे को एक लैंग्वेज के कारण फॉल बैक या ड्रॉबैक है वो पीछे ना रह जाए क्योंकि उसको लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि जब हम रीजनल की बात करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं हिंदी इंग्लिश से अवेयर नहीं है, तब वो स्टूडेंट क्या करेगा, तब उसकी मदर टंग उसके काम आएगी और जिस लैंग्वेज से वो बिलोंग करता है ये लैंग्वेज उसके काम आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दिस ईयर आई टोल्ड यू, मैंने बताया था कि ये इस साल कितने हैं 53 सेंट्रल डीम्ड टू बी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है या जो डीम्ड है स्टूडेंट्स या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो उन्होंने एक्सेप्ट करेंगे सीयूईटी के स्कोर्स को जो 2022 में होगा। अब की बार जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी के स्कोर्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। 53 यूनिवर्सिटीज थोड़ी नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, लगभग ऑल इंडिया को वो कवर करेंगी। यहाँ पे हमने मेजर यूनिवर्सिटीज का बात किया है, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की है, हम बीएचयू की बात कर रहे हैं, फिर हम सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामी और इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम, जितनी भी इसके अलावा किसी भी स्टेट्स की, जैसे हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, जम्मू एंड कश्मीर की हो गई, गुजरात की हो गई, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लगभग हर स्टेट्स में एक होती है स्टूडेंट्स, कईयों में एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो उन सभी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब कोर्सेज कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स, इसमें समझिए। ऑनर्स में लगभग सभी सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे हम मेजर की बात कर रहे हैं, बीए से अगर कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस से करना चाहता है ऑनर्स, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, बिजनेस इकोनॉमिक्स से, या इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट से, जैसे वो इसके अलावा करना चाहता है फाइन आर्ट से करना चाहता है या वो किसी अदर सब्जेक्ट से करना चाहता है, उस सभी को एक्सेप्ट किया जाएगा, चाहे वो हिंदी से कर रहा हो या किसी से भी। इसके अलावा बीएलएड जो टीचिंग का एग्जाम है, ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होता है जिसमें आप ग्रेजुएशन प्लस इक्विवेलेंट माने जाते हैं, किसकी, जेबीटी, मतलब जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है उसके इक्विवेलेंट माने जाएंगे। या कई यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं, इसमें बीए प्लस बीएड को भी ऑफर कर रही हैं, जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, इन दोनों को मिला के भी ऑफर किया जा रहा है। फिर ऑनर्स हिस्ट्री से भी कराया जा रहा है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, फिलॉसफी, या इसके अलावा कोई लैंग्वेजेस में करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स लैंग्वेज में डिग्री करना चाहते हैं क्योंकि वो बाहर का सपना सजोए हैं, वो एम्बेसी में जाना चाहते हैं या वो टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं, तो इसे स्टूडेंट्स के लिए भी कोर्सेज हैं, जैसे जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच, इटालियन, रशियन, कोई भी लैंग्वेज होगी उन सभी में किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं बीएससी की। बीएससी में बॉटनी, बायोलॉजी, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन सभी में वो क्या कराएगा, बीएससी कराएगा। बीए प्रोग्राम जनरल पास कोर्स होता है। कोई बच्चा कहता है कि मैं ऑनर्स नहीं कर सकता, आई एम नॉट एबल टू डू स्पेसिफिक, कि मैं इतना डिटेल नहीं पढ़ना चाहता, तो उसके लिए पास कोर्सेज हैं, चाहे वो बीए से करना चाहे, बीकॉम से करना चाहे या बीएससी करना चाहे, वो सभी उसी के लिए हैं। और ऐसे हजारों कोर्सेज और भी हैं इसके अंदर, तो ये कह सकते हैं लगभग सभी कोर्सेज को कवर किया गया है। अब क्वेश्चन उठते हैं कि एग्जाम किस तरीके से स्टार्ट होगा। लेट्स सी कि एग्जाम्स का पैटर्न क्या रहेगा और कैसे होगा। अब कहते हैं कि जो एग्जाम का पैटर्न और स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऑल क्वेश्चंस आर एमसीक्यू बेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उनको 3 पार्ट्स में बांट दिया गया। सीयूटी को यहाँ पे इस चार्ट बनाया गया स्पेशल आपको समझाने के लिए। जो फर्स्ट है वो किसकी बात कर रहा है, लैंग्वेज की। अब यहाँ पे जो आपका एग्जाम्स का पहला पार्ट होगा उसमें होगी लैंग्वेज। अब लैंग्वेज 2 होंगी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट ए और फर्स्ट पार्ट बी। इसमें होगा क्या, जो फर्स्ट पार्ट ए होगा ये लैंग्वेज कंपलसरी है और जो सेकंड वन है वो किसके लिए है, वो है ऑप्शनल। अब मैं यहाँ पे ऑप्शनल की बात क्यों कर रहा हूं, जो कंपलसरी लैंग्वेज है वो श्योर है कि आपको उसमें गो थ्रू होना ही है। उनके सारे क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उसमें से कुछ सेट किया जाएगा कि इतने क्वेश्चन, जैसे 50 क्वेश्चन है उसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, तो वो श्योरिटी है। सेकंड लैंग्वेज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक्स्ट्रा लैंग्वेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं। ये बेसिक वही 13 लैंग्वेज की मैं बात कर रहा था वो होंगी। सेकंड 19 लैंग्वेज को अदर एड ऑन किया गया है जो बच्चे लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते हैं। जैसे हमें पता है कि इंडिया में यूजुअली 3 लैंग्वेज का सेट किया जाता है, या कई बार जो साइंस बैकग्राउंड का हो गया या स्टूडेंट्स हो गए उन्हें 1 लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज पढ़नी पड़ती हैं। अब एक पर्सन जो साइंस लैंग्वेज का है उसे इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल वो किसी और लैंग्वेज का बिलोंग करता हो, अब इंग्लिश उसकी मातृभाषा ना, इंग्लिश ना पढ़ी हो, तो उसके साथ उसके पास एक ऑप्शनल आ जाएगा, उसको वो एड ऑन कर सकता है। सेक्शन 2 हो जाएगा डोमेन। ये कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपको बीकॉम करनी है तो आपको अकाउंट्स के लिए स्टडी करनी पड़ेगी,
अगर आप टीचिंग करना है तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में करना पड़ेगा। तो वहां पे 27 डोमेन्स बनाए गए हैं, लगभग ये कह सकता हूं 27 सेट्स बनाए गए हैं, 27 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, 27 सब्जेक्ट कहा जा सकता है जिसके थ्रू आप एग्जाम दे सकते हैं। सेक्शन थर्ड हो जाएगा जनरल टेस्ट। अब यहां पे इसे जनरल कहने का मेन पर्पस क्या है स्टूडेंट्स? तो यहां पे इसे जनरल कहा जा रहा है, इसमें जनरल एग्जाम होगा। जनरल एग्जाम वो किसी स्पेसिफिक बेस पे नहीं होगा, उसमें आपकी करंट अफेयर्स चेक की जाएगी, आपकी बेसिक मैथ्स चेक की जाएगी, या यहां तक कहा जा सकता है कि इसके अलावा जो जो आपने पढ़ा था एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, आपकी जनरल स्टडीज कैसी है, आपका बेसिक मैथ कैसा है, या आपकी इंग्लिश कैसी है, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, आप ग्रामर के बारे में कैसे नॉलेज रखते हैं, उन सारों को चेक किया जाएगा, जो एक तरह से कंपलसरी है। ये जो मेजर 2 है इनका एक बहुत बड़ा रोल है इस एग्जाम्स को क्रैक कराने के लिए, क्योंकि यही एग्जाम्स आपको डिफाइन करेंगे कि आपको आगे जाके क्या करना है, या जो आपके मार्क्स होंगे जो इसके बेस पे रिजल्ट बनेगा वो डिसाइड करेगा कि आप किस कोर्स में जाने लायक है नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी अभी मैं बात कर रहा था उसको हम डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे दिए गई हैं 13 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, आसमीज एंड पंजाबी, उर्दू। ये वो लैंग्वेज है जिसमें से किसी भी एक में आप एग्जाम देना चाहें। उसके अलावा जो बी है यहाँ पे 19 लैंग्वेज दी गई है, और ये 19 लैंग्वेज क्या है अपने आप में ऑप्शनल है। दैट मीन्स यू आर नॉट सर्टेन कि आपको इन्हें अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, बिकॉज दे आर ऑप्शनल। तो यू हैव टू थिंक कि आप किस लैंग्वेज के साथ जाना चाहेंगे, फ्रेंच के साथ जाएंगे, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्सियन, इटालियन, अरेबिक। ये ऑप्शनल इसलिए बताई गई थी क्योंकि यू आर नॉट सर्टेन कि आपको इसको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना। आप जब एडिशनल लैंग्वेज को एड ऑन करना चाहते हैं तब आपको ये अटेम्प्ट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। उसके अलावा सिंधी, कश्मीरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मनपुरी, संथाली, जापानीज, रशियन, चाइनीज, अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज में स्टडी करना चाहें तो यहाँ पे उनके लिए भी ऑप्शंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सीबीएसई के स्कूल हैं आउट ऑफ इंडिया, या आईसीएसई के जो स्कूल हैं आउट ऑफ इंडिया में या इंडिया में, उनके बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए सेट किया गया है स्टूडेंट्स। ऐसा हो सकता है कि कुछ इंडिया के स्कूल्स, फॉर एग्जांपल जापान में जो सीबीएसई को लीड कर रहा है, या इटली में सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं, या आईसीएसई जो इंडिया का इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है या बोर्ड है, उसके जो सिलेबस है उसको भी ध्यान में रखते हुए इन लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात किया था 27 स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट्स। जैसे आप अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में करना चाह रहे हैं, तो मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ सेकंड हो, क्योंकि वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था। आई टोल्ड यू दिस वन। यहाँ पे ध्यान दिए, ये जो डोमेन है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीटली बात करता है एनसीईआरटी की बेस पे। तो यहाँ पे जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये वो सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आप 12th में बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, आप आगे भी अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू गो थ्रू अकाउंटेंसी। फिर अगर आप बीएससी करना चाहते हैं बायोलॉजी से, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में से किससे भी करना चाहते हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो रिलेटेड होगा उससे होगा। अगर आप बिजनेस स्टडीज में आगे जाना चाहते हैं, आप केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस में, आईपी में, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में, इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो अल्टीमेटली एनटीए ने जो ये ड्राफ्ट तैयार किया है ना, ये एक सुपर्ब ड्राफ्ट तैयार किया है, और ये डिटेल्ड में तैयार किया गया है ताकि एक एग्जाम स्टूडेंट्स का कंप्लीट बर्डन खत्म कर दे। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले होता था कि अगर आपको दिल्ली में पढ़ना है तो आप दिल्ली का देंगे, आप अपनी स्टेट में भी पढ़ना चाहते हैं और दिल्ली में भी ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आपको भटकना पड़ता था। पहले आप अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटी के एग्जाम देना चाहते हैं, फिर दिल्ली में देना चाहते हैं, और फिर वेट करते रहते हैं कि कहाँ मेरा नंबर आएगा। अब ये बाउंडेशन खत्म स्टूडेंट्स, एक सेंट्रल एग्जाम होगा ऑल ओवर इंडिया को। आगे आगे जाके ये और यूनिवर्सिटीज इसके साथ अटैच कर देंगे और इसको कंपलसरी बना देंगे। उससे फायदा क्या होगा कि एक एग्जाम हमारे रिसोर्सेज को सेव करेगा, हमारे स्टूडेंट जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को ज्यादा दुखी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लियर कट सेट होगा कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, जिस सब्जेक्ट्स में आप देना चाहते हैं उसमें दे सकते हैं। एक स्टूडेंट मैक्सिमम 5 डोमेन को ऑप्ट कर सकता है। कैसे? अगर आप हिस्ट्री करना चाहते हैं बीएससी से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने डिस्कस किया कि नहीं, मुझे तो होम साइंस भी साथ में रखनी है, मुझे मैथमेटिक्स भी साथ में लेके चलना है, मुझे पॉलिटिकल साइंस भी साथ में लेके चलना है, तो ये 4 डोमेन हो गए। 4 डोमेन प्लस लैंग्वेज का साथ में लेके चलेंगे तो आपके पास 5 डोमेन हो जाएंगे कंप्लीटली, और आप 5 डोमेन में दे सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि बच्चा एक एग्जाम देगा तो एक ही बार देगा, उसे 5 बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, एक ही एग्जाम में वो 5 बार अप्लाई कर सकता है। तो ये क्लियर कट एक बहुत हेल्पिंग हैंड है। उसके बाद जो हम बात करते हैं आगे, ये है इसके अलावा जो डोमेन रह गए, कोई एग्रीकल्चर से है, मास मीडिया है, कम्युनिकेशन से है, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स की मैं डिस्कस कर रहा था, विजुअल आर्ट्स हो सकते हैं,
संस्कृत भाषा को भी ध्यान में रखा गया है क्योंकि हम उसे छोड़ नहीं सकते। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द मॉडर्न लैंग्वेज, वी नो दैट। उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स हो सकता है या कल्चर, ड्रामा, म्यूजिक, जिसमें बच्चा जाना चाहे उन सभी के ऑप्शन उसके सामने है, बशर्ते एक कंडीशन है कि उसने 12th में वो सब्जेक्ट्स पढ़े जरूर होने चाहिए। फिर आगे बढ़ रहे हैं, जो सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है, जिसके लिए बच्चे को थोड़ी सी चिंता करनी होगी। क्यों करनी होगी, मैं फिर कह रहा हूं थोड़ी सी चिंता, मैंने ये नहीं कहा ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। जब वो थोड़ी सी चिंता करेगा, क्योंकि रेस्ट हमारा काम है स्टूडेंट्स, हम उसके साथ खड़े हैं। थर्ड सेक्शन में उसे जनरल नॉलेज को पढ़ना पड़ेगा। जनरल नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी, ही हैज टू स्टडी हिस्ट्री, उसे सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस, इन सभी को स्टडी करना पड़ेगा। फिर उसके साथ करंट अफेयर्स को स्टडी करना पड़ेगा। जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। जब मैं मेंटल एबिलिटी की बात करता हूं तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं एलआर की। एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग। फिर आ जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब नंबर का ज्ञान, बेसिक मैथमेटिक्स। उसके बाद स्टार्ट आ जाता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। यहां पे लॉजिकल रीजनिंग की सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे अर्थमेटिक हो सकता है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। लेकिन यहां तक जो उसने 8th क्लास तक पढ़ा हुआ है, और उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग, ये सभी चीजें उस बच्चे को पढ़नी पड़ेंगी जो थर्ड टेस्ट है उसका। पहले डोमेन में लैंग्वेज की बात की गई, 2 लैंग्वेज थी उसमें, 13 लैंग्वेज जो कंपलसरी थी, जो 19 लैंग्वेज थी बी पार्ट में वो ऑप्शनल है। वो उन बच्चों के लिए है जो बाहर की कोई लैंग्वेज को एड ऑन करना चाहते हैं या किसी और लैंग्वेज से स्टडी कर रखी है उन्होंने। उसके बाद था आपका एनसीईआरटी का, जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, और लास्ट में आ जाता है किस लेवल पे, सेक्शन 3 स्टूडेंट्स। इसके लिए आप कंप्लीटली विश्वास कर सकते हैं टीएन अकेडमी पे स्टूडेंट्स। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि टीएन अकेडमी इज द अल्टीमेट नेम फॉर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्रैक हो, आपका पहला एग्जाम ही लास्ट एग्जाम हो जाए, दोबारा आपको सोचना ही ना पड़े इसके बारे में, और डेफिनेटली एवरीबडी वांट्स, तो आज ही रजिस्ट्रेशन कीजिए फटाफट, क्योंकि हम लिमिटेड सीट्स के साथ एक स्पेशल श्योर शॉर्ट ब्लैक चलाने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो अंडर द गाइडेंस ऑफ तरुण धनखड़ सर, उनकी गाइडेंस में एक बैच चलाया जा रहा है, और ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जब हम आगे और आपको अपडेट करते रहेंगे सीयूईटी के बारे में, उसकी एग्जाम डेट्स के बारे में, एंड की पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम तरीके का, इनको किस स्लॉट्स में अप्लाई करना है, कितनी फीस आपकी लगेगी, वो सारा अपडेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर गुड लक।